अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जानते थे कि वो मेरी अमानत थी, फिर भी इसने चला कर कहा। पहली बार इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। ये सोच ही कितनी अजियतदा थी इसके लिए कि मिशाल किसी और की हो गई। वो तो आज इससे निकाह करने वाला था, फिर कैसे ये सब। बेबसी इतनी के वाजदान की आंखों में हल्की सी नमी चमकी। गुस्से में इसकी रगें वाज़ा होने लगी। इसने नज़र उठा के देखा जहाँ नूर इसे तन्हिया मुस्कुराहट लिए देख रही थी। इसके चेहरे पर मजाक उड़ाती मुस्कुराहट वाजदान का खून और खुला गई। इसने लहू रंग आंखों से नूर को घूरा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। सारे रास्ते वो रोती रही, मगर इल्तमाश को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता इसके रोने से। वो बेनियाज सा गाड़ी चलाता रहा। लिफ्ट से निकलकर वो अपने फ्लैट के गेट पर पहुंचा तो मिशाल मजबूरन इसकी पैरवी करने लगी। फ्लैट बिल्कुल न्यू और फर्निश था। 3 रूम, एक ओपन अमीर कुन स्टाइल किचन, जबकि लाउंज भी काफ़ी बड़ा था। ये इल्तमाश ने जमा साहब के कहने पर ख़रीदा, मगर इसे कभी इस फ्लैट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसने एक नज़र मिशाल को देखा जो पूरे फ्लैट को घूर रही थी। मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरे आने तक ये सामान जगह पर सेट कर देना। इल्तमाश की बात पर मिशाल ने बौखला कर इसे देखा। क्या क्या मतलब, आप चले जाएंगे तो हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? इसने घबराते हुए कहा। इल्तमाश अच्छे से जानता था कि वो अंधेरे और तन्हाई से बहुत डरती है, मगर फिर भी बेनियाजी से कहने लगा, जैसे और भी लड़कियां रहती हैं अपने शौहरों के बगैर अकेले। और अब फिर से रोई तो 2 थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे गाल पर, बिल्कुल चुप रहो। इसका मुंह फिर रोने वाला बना देख इल्तमास ने इसे झिड़का। रात से इसके रोने का शुगल ही ख़त्म नहीं हो रहा था, जबकि मिशाल फिर मुंह बनाकर दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अपना ये ड्रामा बंद करो। इल्तमास ने इसके हाथ को चेहरे से हटाकर इसे अपने करीब करते हुए गुस्से से कहा, मगर मिशाल मुसलसल रोती रही। इल्तमास का पारा हाई हो गया। तो चुप नहीं होगी? चलो फिर ऐसे करते हैं कि मैं नहीं जाता और तुम्हारे साथ यहीं ये टाइम स्पेंड करता हूँ। आफ्टर ऑल आज शादी के बाद हमारा पहला दिन है। इसने मिशाल को बाजू से पकड़कर खुद से बेहद करीब कर लिया। इसकी इस बात पर मिशाल को अपना रोना ही भूल गया। वो आंखें फाड़े इल्तमाश को देखने लगी। जवाब आहिस्तगी से इसके कटाव और गुलाबी लगों पर झुकने लगा था, पर मिशाल ने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखकर अपना चेहरा इससे दूर किया। नहीं, इसने बराई हुई आवाज़ में तड़पते हुए कहा, जबकि दिल पूरी तरह धड़क रहा था इसकी कुर्बत पर। इल्तमाश ने कुछ लम्हे इसे देखा, फिर झटके से आस्ता से छोड़ता हुआ फ्लैट से निकल गया। मिशाल वहीं पर बैठकर अपना सर पकड़कर रो दी। सिर्फ एक गलत फहमी से इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। इसका दोस्त, इसका हमराज, इसका मुहाफ़िज़, हाँ वो इसका इल्तमाश अब बदल गया था। मिशाल की बेतबारी ने इसे बदल दिया। इसे नहीं पता था कि एक गलत फहमी की इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी इसे। अपनों ने इससे मुंह मोड़ लिया, घर से निकाल दिया गया। पर वो भूल चुकी थी कि भले ही गलत फहमी ही क्यों ना हो, पर किसी पर भी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, और बेशक इसकी सज़ा बहुत सख्त होती है। पूरा दिन इसका फ्लैट साफ करने में निकल गया। वह अकेले डर रही थी, फिर यही सोचकर खामोशी से काम करने लगी, अब तो पता नहीं कितने दिन यूं ही अकेले रहना पड़ेगा। शाम में काम ख़त्म होने के बाद वो अब ड्रॉप ने अपने और इल्तमास के कपड़े रखने लगी। रूम सेट करने के बाद इसने एक सादा सा सूट निकाला और नहाने चलेगी। नहा कर निकली तो ड्रेसर के पास आकर वो बाल संभालने लगी। ये सब करते हुए इसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? पर नहीं, इसे ये भी यकीन था कि इल्तमास इसे माफ़ कर देगा। इल्तमास इसकी सोच आते ही मिशाल का चलता हाथ रुका। वो शुरू से सब कुछ सोचने लगी, कितनी परवाह करता था वो इसकी, हर चीज़ में, हर काम में। कभी भी इसने अपने सामने मिशाल की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। हर वो काम करता जिससे मिशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी वैसे ही जीता जैसे मिशाल चाहती। और अब इल्तमास का ये दूसरा रूप मिशाल को हैरानकुन कर गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चंद पलों में इस कदर वो बदल गया।
बाल सुलझाकर वो बेड पर जाके लेट गई। थकन की वजह से इसे फ़ौरन नींद ने घेर लिया। रात वो गई, वो घर लौटा, खाना वो बाहर से ही ले आया। खाने के शॉप पर किचन में रखकर रूम में गया जहाँ मिशाल मोहे ख्वाब थी। इसके पास जाकर इल्तमास चंद देर यूं ही इसे सोता देखता रहा। फिर इस पर झुककर आस्था से अपने दुखते लब मिशाल की सफ़ेद पेशानी पर रख दिए। इसके पहले लम्स ने मिशाल इल्तमास को बहुत सरूर बख्शा, जबकि मिशाल आस्था से कम समाई। पेशानी में जलता लम्स महसूस करके वो पट से अपनी आंखें खोल ली और अपने ऊपर झुकते इल्तमास को झटके से खुद से दूर किया। वो सीधा होकर इसे देखने लगा, जो अपनी सांसें मुतवातर कर रही थी। पेशानी पर नरम गरम लम्स भी अभी अभी महसूस हो रहे थे। मिशाल ने आंखों में नमी लिए इल्तमास को देखा। खाना निकालो, इसे सर्द लहजे में हुक्म देता हुआ वो वॉशरूम में चला गया। आंखों से आंसू साफ करके वो किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। कुछ देर बाद इल्तमास भी आस्तीन फोल्ड करता हुआ आया और किचन में रखी डाइनिंग टेबल पर चेयर खिसाकर बैठ गया। फिर सिर्फ एक ही प्लेट में खाना देकर वो मिशाल को देखने लगा, जो किचन में स्लैब के पास खड़ी नज़रें झुकाई आदत के मुताबिक दुपट्टे को अपनी मखरूती उंगलियों में घुमा रही थी। इसे चंदेल देखते रहने के बाद इल्तमास खामोशी से खाना खाने लगा, जबकि मिशाल हैरत से इसे देखने लगी। इसे मुकम्मल यकीन था कि इल्तमास इसे खाना नहीं खाता देखकर बुलाएगा, मगर यहाँ तो वो मुकम्मल बेनियाज था। खाना खाकर वो रूम में चला गया तो मिशाल की आंखें फिर से भीग गई कि अब वो इसकी परवाह नहीं करता। मिशाल की क्या इसके भूखे रहने से इल्तमास को अब फ़र्क नहीं पड़ता। वो रोते हुए प्लेट उठाकर सिंक में रखने लगी। कुछ देर बाद वो रूम में आई तो इल्तमास को जूतों समेत बेड पर आंखें बंद किए लेटा देख वो इसके पास गई और फिर झुककर आराम से इसके जूते उतारने लगी। इल्तमास झटके से अपने पैर दूर करता हुआ उठा और फिर हैरान नज़रों से मिशाल को देखने लगा। क्या कर रही हो ये? इसने गुस्से से पूछा। आपके शूज़, मैंने कहा उतारने, अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर मत किया करो। इसकी बात काटते हुए बड़का तो इसकी हरकत पर, इसके झुकने पर मिशाल फिर रो गई। अबे यार जाओ यहाँ से, अभी दिमाग ख़राब किया हुआ है। इसे फिर रोता देखकर इल्तमास ज़ोर से दौड़ा। पहले ही सर में दर्द था, ऊपर से इसका बार बार रोना। मिशाल सहम कर पीछे हुई और फिर जल्दी से आंसू रोकते हुए रूम से निकल गई। दूसरे कमरे में आकर वो हिचकियों से रो दी। क्या बताती, इसे जानता तो था इल्तमास कि वो इन सब की आदी नहीं। कभी तो किसी ने इसे डांटा नहीं। इसे मिशाल को बेख्तियार वो पल याद आई जब इल्तमास के पहली मरतबा डांटने पर वो रूठी थी, तो इल्तमास ने किस तरह पीछे पड़ कर इसे मनाया था। सब कुछ इतना अचानक बदला कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इल्तमास का ये रवैया उसे बार बार रुला देता। रोते रोते वो कब सोई इसे पता ही नहीं चला। काफ़ी देर बाद जब वो रूम में नहीं आई तो इल्तमास अपनी पेशानी मसलते हुए उठकर लाउंज में गया। फिर कुछ सोचकर दूसरे रूम में आया जहां वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटी सो रही थी। इसके पास जाकर इल्तमास ने इसे देखा। बालों से इसका चेहरा छुपा हुआ था। जानता था रोते रोते सो गई। अगर एक गहरा सांस लेते हुए वो झुका और मिशाल के वजूद को गोद में भरकर अपने रूम में ले आया। फिर आस्तगी से इसे बेड पर लिटाकर कंफर्ट इस पर सेट करके सिगरेट की डब्बी उठाई और बालकनी में चला गया। वो सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी इसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, नूर ने फ़ोन रिसीव किया। बहुत खुश हो रही हो ना तुम लिटिल गर्ल? वाजदान की आवाज़ सुनकर इसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई। इसने फ़ोन कान से हटाकर एक नंबर देखा और फिर घबराते हुए वापस कान से लगाया। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? डर लग रहा है? इसकी मुस्कुराती आवाज़ को नूर ने गुस्से से देखा। नहीं डरती मैं तुम जैसे हवान से, नूर ने मजबूत लहजे में कहा तो वाजदान के जबरे तान हो गए। कुछ ज़्यादा ही न डर हो गई हो? बस बेफिक्र रहो, डर नहीं लग रहा। अभी कुछ ही पलों में लगेगा जब तुम्हारी वो वीडियो वायरल होगी। इसने दांत कुचलाते हुए कहा तो नूर का चेहरा जब्त कर गया। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, अपना मुंह बंद रखा। अब तुम प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट करो, नूर ने बुखलाते हुए जल्दी से कहा और बेसाख्ता इसकी आंखें गीली हुई। वो डर गई थी वाजदान की धमकी से। ना ना लिटिल गर्ल, बहुत खुश हो रही थी ना तुम? इस अल्तमाश को मिशाल के साथ देखकर
अब तो वैसे भी तुम्हारे चुप रहने या ना रहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इल्तमास तो वाजदान जब से बोलते बोलते रुका, फिर से जहन में सुबह का मंजर याद आया। जब इल्तमास मिशाल को लेकर जा रहा था, इसने अपने लब बीच लिए। खैर, तुमसे तो बस यही कहने के लिए कॉल की है लिटिल गर्ल कि सुबह का वेट करना तुम अब, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास अब रखे गए बेकार हो रही है, तो मैं इसे अब सोशल मीडिया की जीनत बनाना चाहता हूँ। वाजदान की बात पर नूर की जान हवा होने लगी और आंखों से रवानगी। नहीं नहीं, प्लीज़ देखो, तुमने कहा था मुंह बंद रखना, रखा मैंने, और अब प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज़। नूर ने फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़कर कहलाते हुए इसकी मिन्नत की, मगर वाजदान ने कॉल काट दी। अब एक दफ़ा नूर को वो वीडियो देखकर नेट ऑन करने लगा था। नूर ने जल्दी से फिर इसका नंबर डायल किया, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। रो रो कर नूर का बुरा हाल हुआ, और ये सोच कर कितना ही भयानक था कि अगर वो वीडियो अपलोड हो गई, इससे आगे इसने सोचा ही नहीं। वो पागलों की तरह रूम में चक्कर लगा रही थी, आंसू के थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने फिर मोबाइल उठाया और वाजदान का नंबर डायल किया, मगर बेसूर। गुस्से से फ़ोन फेंक कर वो नीचे बैठकर रोने लगी। बेबसी बेबसी थी, इसकी वजह से पूरी फैमिली बदनाम होगी। इल्तमास पर तो सिर्फ तोहमत लगी थी, और लड़का होने के बावजूद इसे किस कदर जलील किया गया। यहाँ पर तो इसकी पूरी वीडियो बनाई थी वाजदान ने, कुछ न करके भी वो बदनाम हो जाएगी। इसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कैसे सबका सामना करेगी। ये सोच आते ही नूर अपना बाल जगड़ कर फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कल तक इसकी बदनामी हर जगह हो, वो छुटकारा चाहती थी इन सब से। अचानक बिजली का एक कौंधा सा लपका इसके दिमाग में उठा। वो उठकर जल्दी से साइड टेबल की सारे ड्रॉज देखने लगी, और अपने मुताबिक चीज़ मिलने पर वो लेकर रुककर आहिस्ता से बेड पर बैठ गई। अम्मी, मिशाल आपी सॉरी, कल की बदनामी से बेहतर मरना ही पसंद करूँगी, वो कहते हुए हिचकियों से रो दी, और फिर हाथ में ली शीशी खोलकर सारी पिल्स एक ही साथ मुंह में डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगी। सारी पिल्स घुटने के बाद इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता गंदगी में जाने लगा। बेसाख्ता इसे मिशाल की शिद्दत से याद आई। वो आखिर बार बात करना चाहती थी अपनी बहन से। जल्दी से मोबाइल की इसने नज़र दौड़ाई। कमरे के एक कोने में इसका फ़ोन पड़ा था। ज़ोर से फेंकने की वजह से इसकी स्क्रीन टूट गई। नूर ने लिपक कर फ़ोन उठाया और इसका दम घुटने लगा। जल्दी से इसने फ़ोन ऑन किया, मगर अचानक इसकी आंखों का मंजर धुंधला हुआ। बहुत कोशिश के बाद इसने मिशाल का नंबर ढूंढा, और फिर डायल करने से पहले ही इसका दिमाग अचानक तरीक हो गया। वो मुंह के बल नीचे गिरी, साथ ही मोबाइल हाथ से छूट गया। आखिर सोच जो इसकी तरीक होते दिमाग में हल्की सी आई, वो यही को अपनी बहन से मिलना था, और आखिर बार इसे गले लगाना चाहती थी। सेकंड के हज़ारों हिस्सों में नूर एजाज की आंखें बंद हो गई। हादी जो रात को देर से घर आया, अब वो यहाँ से गुजरते हुए अपने रूम में जा ही रहा था कि नूर से रूम से गुजरते हुए इससे कुछ गुजरने की आवाज़ आई। इसी टाइम पर किसी आवाज़ आ रही है इसके रूम पे। वो हैरत से सोचने लगा, फिर नूर के रूम की तरफ बाहर खड़ा आस्था से नॉक करने लगा, मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। इसने थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। नूर, इसने आवाज़ दी, फिर खामोशी। अब के हादी को तशवीश हुई। इसने कुछ सोचते हुए नाप घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अंदर का मंजर देखकर इसे शदीद हैरत हुई। नूर नीचे होश हवा से बेगाना पड़ी। हादी तेज़ी से इसकी तरफ गया। नूर उठो। वो नूर का गाल थपथपाते हुए से पुकारने लगा। इसका सुर्ख और सफ़ेद रंग बिल्कुल जख्म पड़ चुका था। हादी ने परेशानी से इधर उधर नज़रें दौड़ाई। सामने स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशी देखकर वो फिर बेयकीनी से नूर को देखने लगा। कहीं नूर ने, पर क्यों? किसी खतरनाक खदशे के पेश नज़र हादी ने नूर की नाक के आगे उंगली से चेक किया। बिल्कुल धीमी सांस चल रही थी। बस फिर हादी ने बिना कुछ वक्त ज़ाया किए नूर को गोद में भरा और रूम से निकल गया। रेहाना बेगम और बीजान जो हादी के दरवाज़ा ज़ोर से पटकने पर अपने रूम से निकली, हादी को यूँ नूर को गोद में लिए तेज़ी से बाहर की तरफ ले जाता देख हैरत से इसकी तरफ लिख पी। क्या हुआ हादी, नूर को ये ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे? बीजान ने तशवीश की, जबकि रेहाना बेगम नूर के जर्द चेहरे को देखकर परेशानी से आगे हुई।
नूर, मेरा बच्चा क्या हुआ? इन्होंने इसके जर्द चेहरे पर हाथ फेरा और रूहानी आवाज़ में हादी से पूछा। बीजान, नूर बेहोश होगी, इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है तफसील बताने का, बोलकर हादी बाहर की तरफ जाने लगा तो रेहाना बेगम रोने लगी। रुको बेटा, हम भी चलते हैं, बीजान ने जल्दी से कहा तो रेहाना बेगम ने भी इनसे इत्तेफाक किया और हादी के साथ चल दी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े इन्हें 1 घंटा हो चुका था। आगा जान और आलिया बेगम को हादी ने हॉस्पिटल पहुंचकर कॉल कर दी, जिसकी वजह से वो लोग यहां आए। आलिया बेगम इल्तमाश को बताना चाहती थी मगर आगा जान ने अभी मना किया। भाभी, मेरी बच्ची को क्या हो गया? शाम तक तो ठीक थी। रेहाना बेगम रोते हुए बार बार आलिया से एक ही सवाल पूछ रही, जो कि इन्हें तसल्लियाँ दे रही थी मगर वो खुद भी परेशान थी। वो भले इनकी भतीजी मगर इन्हें बेटियों जैसी अजीज़ थी। हानिया कोने में खड़ी रो रही थी तो हादी इसके पास जाकर इसे गले लगाया। तभी थिएटर रूम खुला। हादी फ़ौरन डॉक्टर के पास लिपका। डॉक्टर के बताने पर वो हक तक सा रह गया कि नूर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अभी तो इसका मैदा वॉश कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अब खतरे से बाहर है, पर डिस्चार्ज सुबह तक करेंगे। आगा जान के पूछने पर इसने कुछ सोचकर इन लोगों को ये बोलकर तसल्ली दे दी कि नूर को फूड पॉइजनिंग हुआ है मगर अब वो ठीक है। रात भर वो सोया नहीं। अभी वो सुबह से मिशाल के बराबर में एक कोहनी के बाल लेटे इसे तक रहा था कि वो इसकी गहरी नज़रों से बेखबर नींद की वादियों में सोई थी। मसलसल बिना पलक झपके वो देखते रहा और इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी मगर इसने पलक नहीं झपके, बस यूं ही तकता रहा। कितनी अहमियत थी इसकी ज़िंदगी में इस लड़की की। बचपन से लेकर अब तक वो फर्स्ट प्रायोरिटी ही रही। 2 से लेकर मोहब्बत का सफ़र इसने कब तय किया वो नहीं जानता। शायद वो इससे बचपन से ही मोहब्बत करता था पर पास रहने पर इसे एहसास नहीं हुआ। वो सिर्फ इसी की थी और सिर्फ इसी की। इल्तमास की गहरी नज़रें मुसलसल इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसने यूं ही आहिस्ता से हाथ उठाकर छोटी उंगली से मिशाल की साकत गिरी पलकों को छुआ, फिर थोड़ा सा नीचे नीचे हाथ करके इसके गाल को अपने हाथ से सहलाया। इससे मिशाल के सुर्ख सफ़ेद गाल शुरू से ही बहुत पसंद थे, तभी वो अक्सर बेशतर इसका गाल खींचता जिस पर मिशाल चिढ़ जाती। ये सोचते सोचते इसकी नज़र मिशाल के कटावदार गुलाबी लबों पर पड़ी तो इसे आज अपनी पसंद थोड़ी गलत लगी। मिशाल के बड़े बड़े लबों का जोड़ा इसके गाल से भी ज़्यादा हसीन था। वो मिशाल के निचले होंठ को अपनी उंगली से सहलाते हुए इनकी नरमी महसूस कर रहा था। वो कितनी हसीन और नाजुक थी, बिल्कुल किसी मोम की गुड़िया की तरह, मगर कौन जाने अंदर से ये मासूम लड़की किस कदर संग दिल थी। कुछ देर वाला तपिश बुरी नज़रें बदल चुका था। अब वो नागवारी से मिशाल को देख रहा था। इसकी ज़िंदगी अजाब करके वो कैसे सुकून से सो सकती थी। इल्तमास ने हाथ बढ़ाकर इसे झंझोड़ा और वो हड़बड़ाते हुए उठी, पर खुमार ज़दा आंखों से इल्तमास को देखने लगी। मगर इसे इतना करीब बैठे देख इल्तमास बौखलाते हुए खड़ी हुई। नज़र उठाकर टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। इसने फिर इल्तमास को देखा। कुछ बहस बेकार थी इसलिए खामोशी से वॉशरूम में चली गई। तभी इल्तमास का फ़ोन रिंग करने लगा। आलिया बेगम ने इसे नूर की तबीयत का बताया, जिसे वो सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, पर इन्होंने इसे तसल्ली दी कि ख़तरे की कोई बात नहीं। कुछ देर बाद मिशाल नहा कर निकली तो इल्तमास ने इसे इग्नोर करते हुए फ्रेश होने चला गया। वो बाल सजाकर कमरे से निकलने लगी तो इल्तमास का फ़ोन फिर रिंग हुआ। हादी की कॉल थी। हेलो, इसने रिसीव करते हुए कहा। हाँ मिशाल, बाई को बोल देना कि नूर को डिस्चार्ज करवाया है हम लोगों ने, घर लेकर जा रहे हैं तो बाई घर पर ही आ जाएं। हादी की बात पर मिशाल को हैरत का झटका लगा। क्या मतलब हादी, नूर को डिस्चार्ज? क्या हुआ इसे? इसने घबराकर जल्दी से पूछा तो हादी ने इसे भी नूर की बेहोशी का बताया, जिस पर मिशाल की आंखें बेसख्ता भर आईं। मगर हादी ने इसे फ़ौरन तसल्ली दी। वो रोते हुए फ़ोन रखकर परेशानी से रूम में चक्कर लगाने लगी। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। नूर के बारे में सुनकर वो बुरी तरह घबराई। काश अभी वो इसके पास होती। तभी अल्तमाश वॉशरूम से निकला और मिशाल इसकी तरफ लिपक गई। इसे बिना शर्ट के देखकर घबरा कर नज़र झुकाई, जबकि इल्तमास इसका गरीब समझकर सर झटकता हुआ ड्रॉप से शर्ट निकालने पहुंच गया। आपने हमें बताया क्यों नहीं? इसकी बराई हुई आवाज़ पर वो पलट कर इसने देखने लगा, जिसे आंखें रोने की वजह से सुर्ख थी। किस बारे में? वॉशरूम से निकलते हुए वो वॉशरूम के
मिशाल के हाथ में अपना मोबाइल देखकर समझ चुका था, पर घर से किसी की कॉल आई हो मगर फिर भी वो जानता हुआ अनजान बना। नूर के बारे में आपको पता है, कल रात इसे फूड पॉइजनिंग हो गया। अभी कुछ देर पहले इसे होश आया और हादी लोग इसे घर लेकर जा रहे हैं। ऐसा करें, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, फिर हमें लेकर चले नूर के पास। मिशाल ने सब कुछ बताकर आखिर में आंसू पहुँचे। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ? इल्तमास ने बालों पर ब्रश करते हुए पूछा और इसकी बात पर मिशाल ठटकी। क्या मतलब, आप हमें लेकर नहीं जा रहे? तुम नहीं जाओगी नूरा, बिल्कुल ठीक है। अम्मी ने मुझे बताया, तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। वो अभी ठीक है या नहीं, हमें सिर्फ अपना पता है कि कल वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम इससे मिलना है, अभी बहन है वो हमारी। चीखते चीखते मिशाल का गला रूंध गया, आंसू मुतवासिर हो गई। अपनी आवाज़ नीचे रखो, बहरा नहीं हूँ मैं। इल्तमास को इसका ऊंचा बोलना तपा रहा था। बहरे नहीं हैं, फिर भी हमारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप? मिशाल ने इसके सामने आकर रोते हुए कहा। नज़रअंदाज नहीं कर रहा स्वीटी, बस अब मेरी नज़र में तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं है। इल्तमास सर्द लहजे में कहता निकलने लगा, तभी मिशाल ने गुस्से में इसके मजबूत कंधे को अपने दोनों हाथों से थाम कर इल्तमास को झटके से अपनी तरफ मोड़ा। आखिर चाहते क्या हैं आप हमसे? 2 दिन से आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर रहे हैं, माफ़ी तो मांग रहे हैं ना? फिर क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं? हमसे ये रिश्ता बनाकर भी आपके दिल को ठंडक नहीं पड़ी, जो इस तरह इग्नोर करके हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। इसके लहजे में सरकशी देखकर इल्तमास का दिमाग घूम गया। इसने फिर मिशाल को थप्पड़ मारा और इसके संभलते ही कबल गुस्से में मिशाल को दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार से लगाया। एक थप्पड़ से मिशाल के 14 तबक रोशन हो गए, गुस्सा सारा उड़न छू हो गया। वो खौफ से आंखें फैलाए इल्तमास को देख रही थी। तकलीफ़ तकलीफ़ क्या होती है ये तुम्हें क्या पता मिशाल? तुम्हारी एक गलत फहमी ने मुझे माशरे में बदनाम करके रख दिया। और बाबा बाबा किस हाल को पहुंच गए, और अब सबके बाद भी तुम कहती हो कि माफ़ी मांग तो रही हूँ। तुमने जो किया है इसकी माफ़ी होती ही नहीं मिशाल, इसकी तो सज़ा होती है, और वो भी इबरतनाक। इल्तमास ने फंकारते हुए कहा। इसकी बातों से मिशाल शर्मिंदगी से खुद को ज़मीन पे गड़ता हुआ महसूस करने लगी। इसकी हिचकियाँ कमरे में घूटने लगी। आप भले हमें इबरतनाक सज़ा दें, भले हमें माफ़ ना करें, पर अभी प्लीज़ हमें नूर से मिलना है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। इसने रोते हुए इल्तजा की, जिस पर इल्तमास के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। जो कहूँगा करोगी? इसके लबों पर नज़रें जमाए इल्तमास ने बेमानी खैरी से पूछा। इसका अचानक बदला हुआ लहजा मिशाल का खून सुखा गया। वो इसकी गहरी नज़रों का मतलब समझते हुए जल्दी से नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर इल्तमास इसके बुखलाने को इग्नोर करता हुआ आहिस्तगी से इसके कटावदार लबों पर झुकने लगा। मिशाल ने इसके इरादों को बांपते हुए अपना मुंह फेर लिया और वो इसे दूर करना चाहती थी, मगर इल्तमास के मजबूत हाथों में मुकद्दीम अपने नाजुक हाथों को देख वो बेबसी से रो दी। तभी मिशाल को अपनी गर्दन पर इसके होंठों का लम्स महसूस हुआ। वो तड़प कर अपने हाथ छुड़वाने लगी, मगर इल्तमास ने और मजबूती से इन्हें थाम लिया और मिशाल की सुराहीदार गर्दन पर जा बजा अपने लम्स छोड़ने लगा। इसने अचानक मिशाल का एक हाथ छोड़ा और इसकी थोड़ी थाम कर इसके आंसुओं से भीगा सुर्ख चेहरा अपनी तरफ किया। मिशाल हद दर्जा खौफजदा हो गई थी। इसका खुमारजदा आंखों से इसके कुछ भी करने से पहले वो मिशाल के कटावदार लबों पर झुक गया। मिशाल के पूरे वजूद में जैसे एक बरकी लहर दौड़ी। धड़कनें सुस्त रूह से चलने लगी, जबकि दिमाग बिल्कुल मायूस होने लगा। वो अपने एक हज़ार से इसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी, मगर इसकी मज़ाहमत की परवाह किए बिना मिशाल के कमर पर बाजू हमायल करते हुए इसे करीब करके वो दीवानादार इस पर झुका रहा। एक नशा था मिशाल में जो इल्तमास को मदहोश किए जा रहा था। इसकी शिद्दतों पर जब्त से मिशाल ने इसकी शर्ट का कॉलर दबोच लिया। अपनी बोझल होती आंखों को होठों पर होती तकलीफ से मिशाल ने झटके से खोला। वो तड़प कर इस इल्तमास का धक्का देने लगी, जो किसी चट्टान की तरह इस पर हावी था। बढ़ते हुए दर्द से मिशाल ने अपनी आंखें मीच ली। तभी वो झटके से इसे छोड़ता हुआ दूर हुआ। फिर दोनों हाथों को पैंट की जेब में घुसाकर दिलचस्पी से मिशाल को देखने लगा, जो अपनी उथल पुथल हुई सांसों को मुतवातर करने की कोशिश कर रही थी। इसका चेहरा सुर्ख मजीद टमाटर हो गया। धड़कनें हद दर्जा बढ़ गईं।
कुछ देर बाद थोड़ा संभलने इसे लबों पर शदीद जलन महसूस हुई। उंगली से छूकर इसने देखा तो खून निकल रहा था। खून देखकर वो वहशत से इल्तमाश को देखने लगी। इसके लबों पर भी मिशाल का खून लगा हुआ था, जिसे वो तंजिया मुस्कुराहट समेत मिटा गया। मिशाल रोते हुए वहीं बैठ गई। कुछ कह भी नहीं सकती थी इसे, इसलिए बेबसी से सर झुकाकर आंसू बहाने लगी। जब नहीं लेकर जा रहा तो जिद कर रही थी। अब तो मेरी बात मान चुकी हो तो अब नखरे क्यों? कार में बैठा हूँ, 2 मिनट में आओ, सर लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मिशाल भी उठी और बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए ड्रेसिंग टेबल पर गई और डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक उठाकर अपने रगों पर लगाई। चोट को छुपाने के लिए लगाने लगी, फिर छोटे कदम उठाती हुई बाहर निकल गई। इसकी कार में बैठने पर इल्तमास ने एक नज़र इसको देखा, जो चेहरा झुकाए बैठी हुई थी। आंखों से बिल्कुल मुसलसल आंसू निकलने लगे। गुस्से में मिशाल का चेहरा हाथ में दबोचते हुए इसने इसको अपनी तरफ किया। क्या जताना चाहती हो तुम वहाँ जाकर कि मैं बहुत जुल्म करता हूँ तुम पर? इसकी उंगलियों के पकड़ से मिशाल को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। वो जब से होश में आई थी सिर्फ यही सोच रही थी कि आखिर बची कैसे और क्यों। इसको सुसाइड अटैम्प्ट करने को फूड पॉइजनिंग का नाम देना ही वो काफ़ी शौक थी। अब तक तो वो वीडियो वायरल ही हो चुकी होगी, मगर सबको रवैया अपने साथ अच्छा देखकर वो हैरान थी। तो क्या इन लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखी? लेकिन अगर बाद में देख ली तो ये सोचकर इसका दिमाग सुन्न हो गया। रेहाना बेगम, बी जान और आलिया बेगम इसे मुसलसल हदायत दे रही थी, जबकि हानिया और आगा जान इसका मूड ठीक करने के लिए कोई ना कोई बात कर रहे थे। हादी कोने में खड़ा किसी गहरी सोच में था। इसे समझ नहीं आ रहा था नूर ने आखिर सुसाइड अटैम्प्ट किया ही क्यों। तभी इल्तमाश और मिशाल नूर के रूम में एंटर हुए। मिशाल के सलाम करने पर सिवाय हादी और नूर के किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले इल्तमाश की बेरुखी, अब इन सब का रवैया। खामोशी से आंसू पीती हुई नूर के पास आकर बैठ गई। तो इल्तमाश और हादी के अलावा एक एक करके सब रूम से निकले। थोड़ी देर बाद इल्तमाश भी नूर से तबीयत का पूछकर चंद बातें करके बाहर चला गया। नूर मिशाल से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर इसके गाल पर उंगलियों के निशान ने नूर की जुबान ही बंद कर दी। वो अजियत से मिशाल को देखने लगी, फिर इसको गले लगाकर रो पड़ी। जानती थी कि इसकी बहन को किस तरह गुमराह किया गया। नूर ने नफरत से वाजदान के बारे में सोचा। मिशाल को तो जैसे कोई अपना सहारा मिल गया हो, इसका भी ज़ुब टूट पड़ा। हादी खामोशी से इन दोनों को रोते हुए देखने लगा। वो नूर की वीडियो अपलोड करना चाहता था, मगर हर दफ़ा की तरह फिर मिशाल की सोच ने इसे ये करने से रोका। अगर ये वीडियो अपलोड करता तो नूर इसके साथ साथ हैदर वला के हर फर्द की बदनामी होती, तो ज़रूर मिशाल को भी तकलीफ़ होती। वाजदान अली हर किसी को अजियत दे सकता है, पर मिशाल एजाज़ को नहीं। मिशाल की सोच पर इसने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। फिर मोबाइल पटक कर अपना सर थाम गया। इसकी आंखों में बार बार इल्तमाश की तंजिया मुस्कुराहट फैल रही थी। फिर सुबह हैदर विला जाने का इरादा करके सोने चला गया, और अभी वो हैदर विला के बाहर खड़ा था। इस महल नुमा घर की एक नज़र देख वो अंदर गया। सामने इसे देख जिसकी वाजदान अभी शक्ल देखने को गवारा नहीं था। अरे वाजदान बेटा आओ। आगा जान के पहने पर वो इल्तमाश को घूरता हुआ लाउंज में बैठा। वह संजीदगी से आगा जान से बातें कर कर देखने लगा, जिस पर वो जब से अपने लब बीच रहा था। काफ़ी देर तक नूर से बात करने के बाद वो उठी और रेहाना बेगम से मिलने के लिए रूम में गई। इसके जाने के बाद नूर थोड़ी देर सोना चाहती थी। हादी को मुसलसल एक जगह खड़ा देख चौंकी और फिर आहिस्ता आवाज़ में कहने लगी, मुझे सोना है। इसकी आवाज़ पर हादी अपनी सोचते निकलता हुआ नूर की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं कुछ सोच रहा हूँ। इसके बीमार से चेहरे को देखकर हादी ने संजीदगी से कहा, क्या? यही कि अगर तुम स्लीपिंग पल्स की शीशी में बची 2 पिल्स भी घूंट लेती, तब शायद बचने का कोई चांस नहीं रहता। अफसोस बच गई आखिर, इसने रसानियत से कहा। पर इसकी बात पर नूर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो घबराते हुए गेट की तरफ देखने लगी और फिर हादी उठकर हादी के पास आई। ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? देखो, निकलो मेरे रूम से अभी और जाओ, मुझे आराम करना है। बात मत बदलो नूर, बताओ क्यों खाई थी तुमने पिल्स? हादी ने थोड़ा सख्ती से पूछा तो नूर ने धुंधलाई नज़रों से पूछा। बेसाख्ता हादी को इस छोटी लड़की पर तरस आया, जो पता नहीं कितना दर्द सबसे छुपाए अंदर बैठी थी। बोलो ना नूर। इसने हाथों का प्याला बनाकर नूर का चेहरा थामा
और नरमी से इससे पूछने लगा। तो नूर ने अजियत से आंखें मोत ली और रोने लगी। तुम मुझे दोस्त समझकर बताओ, आई प्रॉमिस, मुझसे जो हो सका मैं करूँगा। अपनी कुशादा पेशानी इसकी पेशानी से टिकाए वो हल्की आवाज़ में इससे पूछ रहा था। वो चाहता था कि नूर अपना दर्द शेयर करे। नूर ने आजकी से अपनी बंद आंखें खोली, मगर अपने बिल्कुल नज़दीक इसे वाजदान का चेहरा नजर आया, जो खबावत से हंसते हुए से देख रहा था। इसने चीखते हुए हादी को धक्का देकर खुद से दूर किया। हादी ने नूर से इस रिएक्शन की कोई तवक्को नहीं थी, तभी हैरत से इसे देखने लगा। नूर, क्या हुआ? दूर रहो मुझसे। इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन नहीं मिला। वो नूर के पास आ रहा था, लेकिन नूर इसकी बात काटते हुए 2 कदम पीछे ही। नूर, चिल्ला क्यों रही हो? इसे नूर का अचानक बदला हुआ अजीब लहजा हैरत। जाओ यहाँ से। ओके रिलैक्स नूर, देखो मैं जा रहा हूँ। वो दोनों हाथें सुलह जो अंदर में उठाता हुआ नरमी से कहने लगा। फिर नूर के कुछ कहने से पहले आस्ती से रूम में चला गया। फिर सीधा अपने रूम में गया। नूर का ये लहजा और रवैया इसे उलझा गया। इसके जाने के बाद नूर रोते हुए गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गई। मिशाल के नीचे आने पर वाजदान खड़ा था, जिससे चेहरे पर छुपाई संजीदगी हल्की मुस्कुराहट में ढीली हुई। इसका मिशाल को देखकर मुस्कुराना इल्तमाश को तपा गया और आगा जान मिशाल को नीचे आता देख खामोशी से उठकर अपने रूम में चले गए। मिशाल, वाजदान की पुकार पर मिशाल ने नज़र उठाकर इसे देखा। इसे देखकर मिशाल की आंखें नम हो गईं। इस इंसान की वजह से सबकी नज़रों में गिर गई। इसे शदीद गुस्सा आया वाजदान पर। दूसरी तरफ इल्तमाश इसकी नम आंखों का कुछ और मतलब समझ बैठा। वाजदान ने खार भरी नज़रों से इल्तमाश को देखा। मिशाल पर इस तरह इल्तमाश का रौब जमाना इसका खून खोल गया। बात सुनो, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वापस तुम्हें यहाँ से पिक करूँगा। कोने में लाकर इल्तमाश ने इसके हाथ पर गिरफ्त सख्त की। इसकी बात पर मिशाल बेयकीनी से देखने लगी। आप हम पर शक कर रहे हैं? वो सुस्ती थी इल्तमाश की बेयकीनी पर। वाजदान इसे बाहर जाता देख इल्तमाश के मिशाल के पास आया, मगर इल्तमाश की धमकी के पेश नज़र वो जल्दी से रुख फेर कर दूसरी जन्म चल दी। मिशाल खुद में हिम्मत जमा करके जमा साहब के कमरे में गई। इन्हें इस हालत में देखकर इसे शर्मिंदगी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? आलिया बेगम की चंगाड़ पर वो पलटी। ताई अम्मी, वो रोते हुए इन्हें देखने लगी। शर्म नहीं आ रही या मर चुकी है तुम्हारी शर्म? ताई अम्मी, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। वो रोते हुए आलिया बेगम से मिन्नतें करने लगी। अम्मी प्लीज़, आप तो ऐसा ना करें, हमसे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा आप लोगों का ये रवैया। वो इनका हाथ थामते हुए रोक कर कहने लगी, मगर हना बेगम ने अपना हाथ छुड़वाकर एक थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। हाथ मत लगाओ मुझे, और ख़बरदार जो आइंदा मुझे अम्मी कहा। वैसे किस बर्दाश्त की बात कर रही हो तुम? बर्दाश्त तो इस लड़के ने किया है तुम्हारा। इतना सब कुछ करने के बावजूद इसने तुम्हारे साथ निकाह किया, वरना तुम्हारी इस हरकत पर इसके बाद वाजदान तो क्या कोई भी तुमसे शादी करने को तैयार ही नहीं रहता। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।